गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सबको। तो आइए अपने क्लास को हम स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी बच्चों, इनकम टैक्स के बेसिक के बारे में। टैक्स के कितने टाइप हैं वैसे बता दूं आपको, अगर आप नए सिलेबस में हैं तो ये 50 नंबर का इनकम टैक्स आपका आएगा। और जो पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बेसिक चैप्टर, इसमें 4 से 5 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। दो टाइप के टैक्स है, एक आपका डायरेक्ट टैक्स, दूसरा क्या है इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स क्यों लेते हैं? क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ता है। गवर्नमेंट क्यों ले रही है टैक्स? ताकि गवर्नमेंट रूलिंग कर सके। फिर मैंने बताया था इनकम के कितने टाइप है। इनकम के टाइप बता रहे बच्चों आपके 5 तरीके की इनकम हमारे देश में, आप 5 तरीके से इनकम कमा सकते हैं। इंडिया में सिर्फ 5 ही तरीके हैं पैसे कमाने के। सबसे पहला तरीका है सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। आप कहीं पे नौकरी करेंगे, नौकरी करने पर जो भी आपका कंपनी वाला या कंपनी का जो मालिक होगा वो आपको सैलरी देगा। तो आपके हाथ में कौन सी इनकम है? ये सैलरी की इनकम। दूसरा तरीका है बच्चों इसमें हाउस प्रॉपर्टी का, मतलब आपके पास कोई मकान है, कोई दुकान है, कोई गोडाउन है जिसको आपने रेंट पर दिया है, और रेंट पर देने से आपको क्या मिला बच्चों? रेंट मिला। तो जो रेंट होगा वो क्या बनेगा? आपका हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मान ली जाएगी। तीसरा, बिजनेस एंड प्रोफेशन। आप कोई बिजनेस कर लीजिए या आप प्रोफेशनल है, आप डॉक्टर हैं, आप सीए हैं, आप सीएमए हैं, आप इंजीनियर हैं। तो जो प्रोफेशनल्स है, फिल्म स्टार्स वगैरह सब प्रोफेशनल्स है बच्चों। और बिजनेसमैन मतलब जो बिजनेस करते हैं, अडानी हो गया, अंबानी हो गया, बिजनेस करते हैं। और भी छोटे मोटे लोग, जैसे हम डीसीसी की बात करें, ये भी बिजनेस ही कर रही है। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन से आप इनकम कमा सकते हैं, वो तीसरा हेड ऑफ इनकम है आपका। चौथा तरीका है हमारे देश में इनकम कमाने का, वो है कैपिटल गेन का। कि आपके पास कोई कैपिटल एसेट है, कोई पुरानी जमीन पड़ी है आपके पास, कोई मकान है, कोई ज्वेलरी है, कोई शेयर्स है कंपनी के जो आपने बेच दिए, और बेचने से आपको क्या हुआ? गेन हुआ। और सबसे लास्ट तरीका है अदर सोर्सेज, कि अगर कोई इनकम ऊपर के 4 हेड में नहीं आती तो कहां पर आएगी? 5वें हेड में, जिसका नाम क्या है? अदर सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, केबीसी का नाम सुना होगा आपने, कौन बनेगा करोड़पति। केबीसी में मैंने 10 लाख रुपए जीते हैं, तो क्या अमिताभ बच्चन ने मुझे सैलरी पे की है क्या? नहीं सर। तो ये कौन सी इनकम नहीं है? सैलरी की इनकम नहीं है। ना ही कोई रेंट दिया है उसने मुझे, ना ही मेरे साथ कोई बिजनेस किया है, ना ही मैंने कोई प्रॉपर्टी बेचकर पैसा लिया। इसका मतलब केबीसी की इनकम कौन सी मानी जाएगी? अदर सोर्सेज की। लॉटरी की इनकम हो गई आपकी। लॉटरी के अलावा कोई दूसरी इनकम होती है, जैसे बिजनेस एंड कोई इंटरेस्ट की इनकम है, कोई डिविडेंड की इनकम है। ये सारी इनकम कहां पर आती है? आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चली जाती है। इन 5 को हेड ऑफ इनकम कहा गया है बच्चों। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको 500 हेड से इनकम कमानी है। मैं कह रहा हूं 5 में से कोई भी एक हेड से कमा सकते हो, 2 से कमा सकते हो, और 500 से भी कमा सकते हो। ऐसा नहीं कि 500 से नहीं कमा सकते। कम से कम 1 से कमाना है, 2 से भी कमा सकते हो, 3 से भी, और 500 से भी आप कमा सकते हो। तो इनका टोटल क्या बनेगा? आपका ग्रोस टोटल इनकम बन जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं डीसीसी में काम करता हूं, तो ये लोग मुझे सैलरी पे करते हैं, तो मेरी कौन सी इनकम आ गई? सैलरी की इनकम। मैं जिस मकान में रहता हूं बच्चों, उसका नीचे वाला हिस्सा मैंने रेंट पर दे रखा है, किराएदार मुझे रेंट पे करता है, तो कौन सी इनकम आ गई? जब मैं डीसीसी से घर जाता हूं तो मैं, क्योंकि मेरा नाम सीए पवन है, तो मैं क्या करता हूं बेटा, थोड़ा बहुत प्रोफेशन का काम कर लेता हूं, कंपनी वगैरह का ऑडिट वॉडिट कर लेता हूं। तो कौन सी इनकम कमा ली मैंने? प्रोफेशन की इनकम। इस साल मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन को बेच दिया और मुझसे गेन हुआ, तो कौन सी इनकम आ गई? और कुछ पैसा मैंने इन्वेस्ट कर रखा था शेयर्स वगैरह में, तो मुझे वहां से डिविडेंड मिला, तो कौन सी इनकम आ गई? तो 500 हेड से भी कमा सकता हूं। हो सकता है किसी एक हेड से ही कमा रहा हूं, हो सकता है किसी 2 हेड से कमा रहा हूं। तो ये जो इनकम होगी, इनको बोलते हैं ग्रोस टोटल इनकम। इसमें से हम चैप्टर 6 ए अंडर चैप्टर, यूसी मतलब क्या होता है? अंडर चैप्टर। अंडर चैप्टर 6 ए की 80 सी से लेकर 80 यू तक की डिडक्शन माइनस कर देंगे, तो ये क्या आएगा? आपका टोटल इनकम। और यही वो टोटल इनकम है जिस पर क्या लगेगा? टैक्स चार्ज किया जाएगा। याद है क्या बच्चों? हमने कल पढ़ लिया था ये बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में थोड़ा सा लिखेंगे आप इसके अंदर। अब देखिए, क्वेश्चन ये उठता है कि सर जो इनकम आप कमाते हैं, क्या आपको हर साल उस पर टैक्स देना पड़ता है? रोज उस पर टैक्स देना पड़ता है, या फिर क्वार्टरली टैक्स देना पड़ेगा, या साल में एक बार देना पड़ेगा, या जीवन में एक बार देना पड़ेगा? तो आंसर क्या है? हर साल टैक्स देना पड़ता है। एक साल पैसे को कमाना है और अगले साल उस पर क्या कर देना है? टैक्स पे कर देना है। आज मैं कमाऊंगा, कल उस पर टैक्स पे कर दूंगा। आज मतलब एक साल कमाऊंगा और अगले साल उस पर टैक्स पे करूंगा। तो अगला नोट आप बनाएंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से डायग्राम बनाएंगे आप।
ये है बच्चों प्रीवियस ईयर। ये है असेसमेंट ईयर। ठीक है, एक है प्रीवियस ईयर, दूसरा क्या है, असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर होता है, लिखेंगे ईयर इन विच इनकम इज अर्न बाय एसएससी। कि ऐसा ईयर जिसमें आप इनकम क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उसे हम क्या बोल देंगे, प्रीवियस ईयर कह देंगे। और एक होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या हो गया, लिखेंगे आप ईयर इन विच टैक्स इज पेड बाय एसएससी, इनकम अर्न प्रीवियस ईयर। देखो बच्चों, इस ईयर में जो इनकम कमाया है वो इस ईयर में इस पर क्या लगेगा, टैक्स लग जाएगा। तो पहले साल कमाते हैं, अगले साल क्या करते हैं आप, टैक्स पे कर देते हैं। ठीक है ना, तो एक साल कमाएंगे और एक साल क्या करेंगे आप, टैक्स पे कर देंगे। आ रही क्या बात समझ में आपको। अब प्रीवियस ईयर के जस्ट बाद क्या होता है आपका, असेसमेंट ईयर होता है। प्रीवियस ईयर को हम डिनोट करते हैं पी वाई से, इसको डिनोट करते हैं ए वाई से। जिस ईयर में इनकम को कमाते हो उसे बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जो कमा ली इनकम उस पे जब टैक्स पे करोगे वो क्या बन जाएगा, असेसमेंट ईयर। एक साल कमाना है, अगले साल उस पर टैक्स पे कर देना है। सर अगले साल क्यों, अरे भाई पहले पता तो चले कमाया कितना है, तभी तो टैक्स बताओगे इतना लगेगा। आप कोई मुझे पूछे कि पवन जी आप कितना कमाते हो साल में, वो तो जब साल एंड होगा तभी पता चलेगा मैंने कितना कमाया। भाई साल एंड होगा तभी पता चलेगा ना कि मैंने कितना कमाया। तो एक बार साल एंड हो गया है, पता चल गया भाई साहब इतना कमा लिया आपने, तो अगले साल क्या करूंगा, उस पर टैक्स पे कर दूंगा। कौन सी इनकम पे टैक्स पे करूंगा, जो प्रीवियस ईयर में कमाई थी। इस ईयर में जो इनकम कमाई थी उस पर टैक्स कब पे करूंगा, इस ईयर में टैक्स पे कर दूंगा। इसका मतलब क्या हो गया, एक साल पैसा कमाना है, अगले साल उस पर टैक्स पे कर देना है क्या बात समझ में। और जो प्रीवियस ईयर होता है उसको हम पी वाई बोलते हैं बच्चों, इसको डिनोट करते हैं हम पी वाई से, यही लिख लेना पी वाई। और असेसमेंट ईयर को डिनोट करते हैं हम ए वाई से, असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर के जस्ट बाद क्या होगा आपका, असेसमेंट ईयर। और आपका जो एग्जाम है उस एग्जाम के हिसाब से मुझे आपको 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023, मतलब कौन सा हो गया ये, 22 23 प्रीवियस ईयर पढ़ाना है। ठीक है, हम हमारे आने वाले 4 महीने की जो क्लासें रहेंगी उसमें 22-23 प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे। और इस पे जो टैक्स पे होगा तो इसका मतलब असेसमेंट ईयर कब स्टार्ट होगा आपका, 1 अप्रैल 23 से स्टार्ट होगा, इसके अगले दिन से स्टार्ट हो जाएगा ना। और ये कब तक चलेगा आपका, 31 मार्च 24 तक। तो ये कौन सा बन गया आपका, 23 24 क्या बन गया आपका, ए वाई मतलब असेसमेंट ईयर बन गया। आई क्या बात समझ में आपको। तो आने वाले जितना भी समय हमारा रहेगा उसमें जो मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रीवियस ईयर, वो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा बच्चों, वो होगा आपका 22-23। और असेसमेंट ईयर कौन सा होगा आपका, 23-24। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। तो हमने प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट पढ़ा। आपके सिलेबस के हिसाब से जो हमें प्रीवियस ईयर पढ़ना है वो कौन सा प्रीवियस ईयर है, 22-23। और उसका असेसमेंट ईयर कौन सा है, 23-24।
अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये जो टैक्स हम पे करते हैं, जो भी हम टैक्स पे करते हैं, तो बच्चों टैक्स पे करता है पर्सन, और पर्सन हमारे 7 टाइप के होते हैं। इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि पर्सन जो सेक्शन 231 में है वो कितने टाइप के होते हैं। तो अगला आप नोट लिखेंगे, यूएस का मतलब होता है अंडर सेक्शन 2, मतलब ये तो है सेक्शन और ये है इसका सब सेक्शन। और रीड पढ़ना आता है कि आपको सेक्शंस वगैरह? देखो मैं आपको बताता हूँ, कहीं रफ में लिख लेना आप, जैसे मैं आपको रीड करना सिखाता हूँ। आइए इसको रीड करते हैं, कैसे रीड करेंगे। जो सबसे पहला नजर आ रहा है बच्चों आपको, इसे हम क्या कहेंगे? सेक्शन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद में ये जो नजर आ रहा है बच्चों ब्रैकेट में, ये क्या बनता है आपका? सब सेक्शन। इसके बाद नजर आ रहा है उसे हम बोलते हैं क्लोज। इसके बाद में जो होगा वो क्या बनेगा आपका? सब क्लोज। और इसके बाद में या सबसे लास्ट में क्या रहेगा आपका? सब सब क्लोज। अब इसके आगे कुछ और भी जुड़ेगा तो वो क्या बन जाएगा फिर? सब 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 क्लोज, और जोड़ दिया सब 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 क्लोज, मतलब ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। जो आपका सेक्शन होता है हमेशा डिजिट से स्टार्ट होता है बच्चों, अल्फाबेट से स्टार्ट कभी भी नहीं होगा। अगर सेक्शन में कोई अल्फाबेट आता भी है तो वो कैपिटल लेटर का होगा, ठीक है ना। जैसे एक सेक्शन पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर के अंदर, सेक्शन 115 बीबी, या अंडर सेक्शन 111 ए, या अंडर सेक्शन 112 ए। तो अगर अल्फाबेट आता है सेक्शन में तो वो क्या आएगा? हमेशा कैपिटल लेटर का आएगा। ये सेक्शन सही है, 112 ए ऐसे लिखा आपने तो ये गलत है, ये गलत लिखा है आपने, ठीक है। तो उसको कहीं रफ में आप कहीं पर ऊपर नीचे आप इसको नोट कर लीजिए कि ऐसे रीड किया जाता है सेक्शन, नोट कर लीजिए आप, रफ वगैरह में कहीं नोट कर लो इसको। रफ में कहीं साइड में या फिर नोट्स के ऊपर वाले पेज पर लास्ट में कहीं पे लिख लीजिए आप, क्योंकि वैसे आपको बस रीड आना चाहिए करना ये। तो एग्जाम में कभी नहीं आएगा, पूछेगा नहीं कभी एग्जामिनर आपसे कि ये क्या होता है, बस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं आप तो सेक्शन को रीड करना भी आपको आना चाहिए। हाँ जी, लिख लिया? ऑनलाइन में क्या बच्चों आपने लिख लिया ये? यस, चलो भाई, तो इसको हटा देता हूं मैं अब जो पर्सन होता है जिसको टैक्स पे करना होता है इनकम टैक्स में, मतलब चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, जो भी इनकम टैक्स का चार्ज है, इज ऑन एवरी पर्सन। इनकम टैक्स चार्ज किस पे होता है बच्चों? एवरी पर्सन पे होता है, और पर्सन को डिफाइन कर रखा है अंडर सेक्शन 231 के अंदर। 7 टाइप के पर्सन हैं। सबसे पहला पर्सन, इसका नाम है इंडिविजुअल।
इंडिविजुअल मतलब होता है नेचुरल पर्सन, जैसे आप लोग हैं, जैसे मैं हूं, हम नेचुरल पर्सन, हमारा जन्म हुआ है, हमारी मृत्यु हो जाएगी एक दिन, एक दिन सब मर जाएंगे, है ना, क्योंकि जो जन्म था उसकी मृत्यु भी तो होती है, तो हम सबको क्या है, नेचुरल पर्सन है। मुझे बताओ रिलायंस मर जाएगी क्या? रिलायंस का स्थापना की थी हमारे मुकेश अंबानी के पिताजी ने, वो तो मर गए पर रिलायंस तो नहीं मरी ना। तो इसका मतलब क्या है कि सर जो नेचुरल पर्सन है हमारे जैसे, उसे इंडिविजुअल बोलते हैं। दूसरा पर्सन होता है बच्चों इसके अंदर HUF, बताओ फुल फॉर्म क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो आपने अपने फाउंडेशन में पढ़ा था ना, कहीं तो पढ़ा होगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, नाम ही नहीं सुना कभी? मैं इनसे पूछ रहा हूँ, बोल ही नहीं रहे। 12th पढ़ी थी बेटा? 12th 12वीं क्लास, उसमें पढ़ा था ये? नहीं, वो बहुत सारे बच्चों का वो फ्री में पास हो गया ना 12th, 11 12th आराम से बैठ के, आराम से घर पे बैठ के वो प्रमोट कर दिया कि 8वीं वाले 9वीं में चले गए, 9वीं वाले 10वीं में चले गए, 10वीं वाले 11वीं 12वीं, ऐसे। चलो, नहीं पढ़ा तो लिख देता हूं बेटा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, इसकी हम टैक्सेशन पढ़ेंगे आगे जाके कंप्लीट। ठीक है। तीसरा होता है कंपनी। कंपनी लो तो आपको पढ़ाया जाएगा वैसे भी, तो जितने भी कंपनीज हैं वो आएगा थर्ड पॉइंट में। फोर्थ आएगा इसके अंदर फर्म। फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म। इंक्लूडिंग LLP, नाम सुना है LLP का? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, फाउंडेशन में पढ़ा था आपके, अपने सिलेबस में था आपके, अगर आपने फाउंडेशन में पढ़ाई की है तो। पॉइंट नंबर 5। अगला होता है बच्चों AOP BOI। AOP का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और BOI का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि सर जब कोई पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं होती और कुछ लोग मिलकर एक लिमिटेड टाइम के लिए पार्टनरशिप करते हैं, थोड़े समय के लिए, 10 दिन 15 दिन, महीना 2 महीने के लिए, किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए पार्टनरशिप करते हैं, तो उनको नाम दिया गया AOP BOI का। BOI मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। 5 लोग हैं और पांचों इंडिविजुअल है, और वो पर्टिकुलर समय के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं जिसको रजिस्टर्ड उन्होंने नहीं करवाया। जयपुर के अंदर कोई फंक्शन होना है, सलमान खान आएगा जयपुर में, लोग उसको देखने आएंगे, टिकट लगेगी, सब कुछ हो रहा है, 5 लोगों ने मिलकर सलमान खान को बुलाया, सलमान खान को बोला कितना पैसा लेगा, सलमान खान ने कहा 50 लाख रुपए लूंगा, कि आ जा तू तो एक दिन। लोगों से 1000 की टिकट ली, स्टेडियम में खड़ा कर दिया सलमान खान को, देखो सलमान खान, है ना, जैसे सर्कस में देखते हैं अपन जोकर, वैसे इसको भी दिखा दिया, लोगों ने देख के ताली बजा दी कि हाँ देख लिया हमने। और कितना मिल गया सबको? 1000 पे ले लिया, सलमान खान को 50 लाख दे दिया, बाकी अपने जेब में डाल लिया। तो ये क्या किया बेटा, सलमान खान चला गया वापिस और लोग ताली बजा के घर से ले गए, पैसा कमा लिया इन्होंने। तो ये जो पैसा कमाया है, क्या आपने पार्टनरशिप की थी क्या? नहीं सर। तो आपको क्या नाम दे दिया जाएगा? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब सभी लोग क्या थे? इंडिविजुअल थे जो मिलकर किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए साथ में आए थे, उसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कह दोगे आप। पर मान लीजिए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में कोई फॉर्म आ जाए, कोई कंपनी आ जाए, मतलब जो मिलाने वाला था वो सभी इंडिविजुअल नहीं थे, कोई कंपनी भी साथ में मिल गई थी, या कोई पार्टनरशिप फर्म भी साथ में मिल गई थी, या कोई और भी साथ में मिल गया था, गवर्नमेंट भी आ गई थी साथ के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा? AOP बन जाएगा। AOP का मतलब क्या होता है? जहां पर सारे इंडिविजुअल ना हो उसे हम क्या कह देंगे? AOP कह देंगे। या फिर जहां पर एक भी इंडिविजुअल ना हो वो भी AOP होगा। सारे इंडिविजुअल है वो क्या है? BOI है। अदरवाइज क्या बनेगा? वो AOP बन जाएगा। आज के दिन सारे काम करके जाएगा ये। चलिए पॉइंट नंबर 5 पे देखते हैं अपन क्या है। पांचवा के बाद में छठा पॉइंट कौन है? छठा होता है बच्चों लोकल अथॉरिटी।
लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया बच्चों, लोकल की जो गवर्नमेंट होती है, जैसे अपने जयपुर की बात करें तो जो नगर निगम होता है, नगर परिषद हो गया, ठीक है ना। हम हमारे घरों के आजकल सुबह सुबह आता है ना, वो कचरा वाला आया, घर से कचरा निकाल, ये कौन आता है बेटा, कौन होता है वो, कौन भेजता है उसको, नगर निगम वाले, है ना, नगर निगम वाले भेजते हैं। तो नगर निगम वालों ने अगर कोई पैसा कमा लिया, वैसे कभी नहीं कमा सकते ये लोग पैसा, फिर भी अगर कमा लिया तो वो भी क्या माना जाएगा, उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में कौन हो गया पॉइंट नंबर 7 में, एजेपी। एजेपी का मतलब होता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। कुछ ऑनलाइन में कुछ बच्चे बोलना चाह रहे हैं, जॉइंट वेंचर एओपी है या बीओआई, वो डिपेंड करता है बेटा। जॉइंट वेंचर के अंदर अगर सारे के सारे लोग इंडिविजुअल है तो उसे आप बीओआई बोल देंगे। और जॉइंट वेंचर ऐसे नहीं होता, जॉइंट वेंचर में क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा एग्रीमेंट होता है, बिना एग्रीमेंट के थोड़ी जॉइंट वेंचर काम चलता है। जैसे हम बात करें टाटा स्काई का, टाटा स्काई का नाम सुना आपने, टाटा अलग कंपनी है बच्चों, स्काई अलग कंपनी है। जैसे हीरो होंडा, वो तो अलग अलग हो भी गए हैं, तो ये क्या था, ये इनका जॉइंट वेंचर था। तो क्या क्या ऐसे बिना कुछ लिखा पढ़ी करके साथ में काम कर रहे थे क्या, ही बताओ ना, क्या बिना लिखा पढ़ी करके ही काम कर रहे थे क्या, नहीं सर। तो जॉइंट वेंचर अलग कंसेप्ट में चला जाता है। बीओआई एओपी के अंदर कोई लिखा पढ़ी नहीं होती, बस एक इवेंट पर साथ में आए, मौका का फायदा उठाया और चले गए। ज्वाइंट वेंचर तो लंबा चलता है ना, टाटा स्काई में भी चल ही रहा है ना, आप कभी टाटा स्काई को ध्यान से देखना तो ऐसे लिखा मिलेगा आपको टाटा, और फिर इस तरह से मिलेगा आपको स्काई लिखा हुआ। तो ये एक अलग कंपनी है और ये अलग कंपनी है। तो क्या ये एक इवेंट पूरा करके चली गई क्या, नहीं सर, चल रहा है तो पता नहीं कितने सालों से चल रहा है। तो आप इसको एओपी बीआई नहीं बोल सकते आप, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इनकम टैक्स में 7 लोग हैं टोटल, जिनको आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लास्ट वाला आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है बच्चों। तो ये 7 लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है। ऊपर के जो 6 लोग हैं ये स्पेसिफिक है, पर अगर कोई पर्सन ऊपर के 6 लोग में नहीं आता तो वो कहां पर आता है, फिर 7वें में वो एजेपी बन जाता है। जैसे आपने नाम सुना है इसका, ICMAI, नाम सुना है क्या इसका, जिसकी आप डिग्री ले रहे हो बेटा, इसका यही नाम है, यही डिग्री देगा आपको सीएमए की, आपका इंस्टीट्यूट है ना, या हमारा इंस्टीट्यूट। मुझे बताइए, क्या हमारा इंस्टीट्यूट इंडिविजुअल है क्या, क्या इसका जन्म हुआ था या मरेगा ये, नहीं सर। क्या ये कोई एचयूएफ है, नहीं सर, ना ही कोई कंपनी है बच्चों, ना ही कोई फर्म है। एओपी बीआई तो बिल्कुल भी नहीं है ये, और ना ही ये लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट भी नहीं है। इसका मतलब क्या बन गया, ये एजेपी बन गया। जो ऊपर के 6% में नहीं आता वो किस में आता है, फिर एजेपी में कवर हो जाता है। तो आप एग्जाम्पल भी लिख लेंगे यहां पर कि एजेपी का एग्जाम्पल क्या क्या है बच्चों। हाई कोर्ट का नाम सुना है आपने, सुप्रीम कोर्ट, ICMAI, ICAI, सीए वालों के लिए होता है, ICSI, कोई भी ट्रस्ट वगैरह होता है, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सब किस में आते हैं बच्चों, एजेपी में आते हैं। ठीक है, ये सभी किस में कवर होंगे, आपके एजेपी में कवर रहेंगे। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जिसको हम कहें कि सर जो ऊपर के 6% में नहीं आता वो 7वें% में आ जाएगा। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सर टोटल कितने पर्सन हैं जिनको टैक्स पे करना पड़ता है, 5, 6, 7, 8, 7। तो सर इतना आसान क्वेश्चन भी आता है क्या, नहीं बच्चों। प्रॉब्लम कब आएगी, प्रॉब्लम तब आती है बच्चों, प्रॉब्लम तब आती है जब आप जीएसटी भी पढ़ लोगे। जीएसटी में बहुत टाइप के पर्सन होते हैं, जीएसटी में 7 नहीं होते, जीएसटी में बहुत सारे होते हैं। तो वो जीएसटी के साथ में आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, नॉर्मल वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में कि सर पर्सन हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया, और मैंने आपको इनकम को डिफाइन करवा दिया। अब आगे लिखेंगे आप, जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो क्या है, देखो नेक्स्ट है बच्चों आपका टैक्स रेट। टैक्स रेट किस पे अप्लाई होता है, अप्लाई ऑन टोटल इनकम। जो भी आपका टोटल इनकम है उस पर टैक्स रेट अप्लाई होता है।
सर ये टोटल इनकम क्या होता है? अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं बच्चों टोटल इनकम के बारे में। ये जो आपका है ये है टोटल इनकम आपका, इसे हम कहते हैं टोटल इनकम। कि 5 हेड की इनकम को मिला दोगे आप, उसमें से डिडक्शन वगैरह माइनस कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? टोटल इनकम बन जाएगा। तो टोटल इनकम पे टैक्स रेट अप्लाई रहेगा, और जो टैक्स रेट है बच्चों वो दो जगह दे रखा है। इनकम टैक्स में टैक्स रेट को दो जगह लिखा गया है। एक होता है स्पेशल टैक्स रेट, और एक होता है जनरल टैक्स रेट। ठीक है। जो स्पेशल टैक्स रेट है बच्चों उसको लिखा गया है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। नाइनटीन 61 इनकम टैक्स एक्ट 1961। और जो जनरल टैक्स रेट है उसे लिखा गया है एनुअल फाइनेंस एक्ट के अंदर। अभी मैं आपको एनुअल फाइनेंस एक्ट 2022 पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट जो होता है बच्चों इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए आपको। पहली बात, जो इनकम टैक्स एक्ट था, हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है ये फोर्स में आया था 1 अप्रैल 1962 को। मतलब सर जो इनकम टैक्स एक्ट था हमारा उसे 1 अप्रैल 1962 को फोर्स में लाया गया। फोर्स में लाया गया मतलब कि वो लागू हुआ पूरे भारत पर इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। आपने देखा होगा आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमेशा कब स्टार्ट होता है बच्चों? 1 अप्रैल से। क्यों स्टार्ट होता है? उसका रीजन ये है कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल को आया था। हो सकता है आपके 11th-12th में आपके टीचर ने, आपकी मैडम ने कुछ और आपको बताया हो कि चैत्र माह होता है इसलिए पहला बना दिया है। नहीं नहीं, कुछ टीचर बताते हैं कि हिंदू कैलेंडर मंथ के हिसाब से चैत्र माह हमारा क्या होता है? साल की शुरुआत होती है। और चैत्र माह नॉर्मली कब आता है? अप्रैल में आता है। अब देखिए अप्रैल में अभी ये जो लास्ट महीना है उसके बाद में स्टार्ट हो जाएगा चैत्र माह आपका। तो एक डेट फिक्स कर दी गई थी 1 अप्रैल। कुछ टीचर बोलते हैं कि सर 1 अप्रैल अप्रैल फूल होता है इसलिए हम क्या गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाते हैं अकाउंट्स बनाते हैं। पर ऐसा मैं ये नहीं कहता कि वो गलत बोल रहे थे, क्योंकि ऐसा कहीं पर ऐसा नहीं है, ऐसा मेंशन नहीं है कहीं पर कि 1 अप्रैल ही क्यों है। बट हाँ इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि ये 1 अप्रैल को हमारे देश में इनकम टैक्स लागू हुआ था, 1 अप्रैल 1962 से। इसीलिए हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट कहां से हो गए थे? 1 अप्रैल से। ये भी इसका एक बड़ा रीजन है। ठीक है। तो आप लिखेंगे बच्चों सबसे पहली बात इट एक्सटेंड, इट मतलब इनकम टैक्स एक्ट जो आपका है टू होल ऑफ इंडिया। पूरे भारत पे लगता है बच्चों ये। दूसरी बात है ये फोर्स में कब आया? 1 अप्रैल 1962 को बना गया था। 61 में बना लिया था और 62 को फोर्स में लेके आए। और इनकम टैक्स एक्ट में इट कंटेंट्स, क्या कंटेंट्स है इसके अंदर? टोटल 298 सेक्शंस एंड 14 शेड्यूल। टोटल 14 तो शेड्यूल हैं और 298 क्या है टोटल इसमें सेक्शंस बने हुए हैं। ठीक है ना? ये एमसीक्यू के लेवल पे याद रखेंगे। और अब बात करते हैं हम एनुअल फाइनेंस एक्ट जिसमें जनरल टैक्स रेट लिखा गया है। एनुअल फाइनेंस एक्ट 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है बच्चों। जो हमारी 1 फरवरी होगी उस दिन क्या किया जाएगा? इसको प्रेजेंट किया जाएगा।
और प्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। लिखेंगे आप, थोड़ा सा इसमें भी लिख के चलेंगे, एवरी फाइनेंस मिनिस्टर। अभी हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? शाहरुख खान की अभी कौन सी मूवी आई है? देश के फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में पता नहीं है, शाहरुख खान के बारे में सब पता है बेटा। चलो बढ़िया बात है। इंट्रोड्यूस द फाइनेंस बिल ऑन 1 फरवरी ऑफ एवरी ईयर, जिसको आप बजट कहते हैं, है ना? सुना होगा आपने, बजट लेके आती है गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बजट लेके आता है। और वो बजट कब लेके आता है? 1 फरवरी को। अभी 4 दिन बाद में जो फरवरी आएगी, आज तो 26 जनवरी है, तो बजट आएगा बच्चों। और बजट कौन सा आएगा? फाइनेंस एक्ट 23 आएगा। आपके सिलेबस के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, आपको फाइनेंस एक्ट 22 पढ़ना है। देखो लिखा है साफ साफ, आपको क्या पढ़ना है? फाइनेंस एक्ट 22, जो पहले से ही आ चुका है। ठीक है। अभी जो एनुअल फाइनेंस एक्ट होता है बच्चों, इसमें जनरल टैक्स रेट लिखा है, तो थोड़ा साइड में इसको ले आइए। इनकम टैक्स एक्ट के बाद में बात करूंगा बाद में मैं, तो आप लेके आएंगे जर्नल टैक्स रेट की। जनरल टैक्स रेट कहां पर गिवन है? गिवन इन कहां पर है बच्चों, बताओ। अभी तो लिखवाया यार, क्या गजनी हो क्या? एनुअल फाइनेंस एक्ट 2022। ठीक है। एनुअल फाइनेंस एक्ट में हमारा एनुअल फाइनेंस एक्ट के बच्चों 4 पार्ट होते हैं, मतलब इसको 4 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। जो इसका सबसे पहला पार्ट है, पार्ट 1, मतलब जो एनुअल फाइनेंस एक्ट होगा आपका, उसके 4 हिस्से होंगे। इसमें जो सबसे पहला हिस्सा होगा, उस पहले हिस्से में टैक्स रेट गिवन होते हैं। जितने भी पर्सन हैं, उन सभी पर्सन्स के लिए क्या दिया जाएगा? टैक्स रेट्स दिया जाएगा। दूसरा आपका पार्ट 2 है, पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में टीडीएस रेट होते हैं। टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो टीडीएस के रेट आपके पार्ट 2 में दिए जाएंगे। और पार्ट 3 जो आपका रहेगा, उसमें एडवांस टैक्स के रेट रहते हैं। प्लस टीडीएस ऑन सैलरी अंडर सेक्शन 192। मतलब पार्ट 2 में सारे टीडीएस के रेट हैं, कौन से वाले रेट को छोड़ते हुए? सैलरी के टीडीएस को छोड़ते हुए। क्या होता है सैलरी का टीडीएस, क्या होता है करेंगे बेटा, जब जब आएंगे टीडीएस पर तब हम बात करेंगे, सारी चर्चाएं करेंगे। और सबसे लास्ट में जो पार्ट नंबर 4 है, पार्ट 4। और पार्ट 4 में क्या लिखा गया है? टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कैसे चार्ज किया जाएगा, वो कहां लिखा गया है बच्चों? पार्ट 4 में लिखा गया है। ठीक है।
तो पार्ट 4 में बता रखा है आपको एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कैसे चार्ज किया जाता है। हम अभी जनरल टैक्स रेट की बात कर रहे हैं और जनरल टैक्स रेट में सबसे पहले मैं आपको पार्ट 1 पढ़ाने जा रहा हूं। आप लिखेंगे पार्ट 1 ऑफ एनुअल फाइनेंस एक्ट। एनुअल फाइनेंस एक्ट का पार्ट 1। तो जो हमारा एनुअल फाइनेंस एक्ट है बच्चों, उसका पार्ट 1 हम देखने जा रहे हैं। बताओ पार्ट 1 में क्या लिखे गए हैं? जनरल टैक्स रेट। जनरल टैक्स रेट क्या है आपके? तो सबसे पहले फॉर जनरल टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल ऑब्लिक HUF ऑब्लिक AOP BOI और AJP मतलब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। टोटल 7% थे हमारे। इन 7 में पहले मैं आपको 3 लोगों के जनरल टैक्स रेट बताने जा रहा हूं। चाहे आप इंडिविजुअल हो, चाहे आप HUF हो, चाहे आप AOP BOI हो, चाहे आप AJP हो। AJP मतलब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, कोई भी हो आप, तो आपके जनरल टैक्स रेट्स क्या रहेंगे वो बताने जा रहा हूं बच्चों। इन लोगों का जो टैक्स लगता है वो कैसे लगता है? सबसे पहली बात, इधर लिखता हूं मैं टोटल इनकम। सर टोटल इनकम, हाँ बच्चों, 5 हेड की इनकम को मिला दोगे आप तो ग्रोस टोटल इनकम बनेगा। उसमें से डिडक्शंस माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा? टोटल इनकम। और इधर लिखता हूं मैं टैक्स रेट। टैक्स रेट अगर मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चलूं आप तो देख सकते हैं आप, मैंने आपको यहां पर क्या लिखवाया था कि 5 हेड की इनकम है, इनका आप टोटल करोगे तो क्या आएगा? जीटीए आएगा। उसमें से क्या माइनस करोगे आप? डिडक्शन माइनस करोगे और ये क्या बन जाएगा आपका? टोटल इनकम। इसी पर क्या लगेगा? टैक्स अप्लाई होगा। तो ये टैक्स अप्लाई होगा, वो बता रहा हूं बेटा कैसे अप्लाई होता है टैक्स। तो अगर किसी भी पर्सन में हमारे देश में 1 रुपए से लेकर 2,50,000 तक, मतलब इन चारों में से कोई भी इंडिविजुअल, HUF, AOP BOI या फिर AJP, इनने 250 तक इनकम कमाई है, 2,50,000 तक की अगर इनकी इनकम है तो इस पे टैक्स रेट क्या रहेगा? 0%। मतलब सर, मतलब इस पे टैक्स लगेगा ही नहीं। और इसी को नाम दिया गया है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। मतलब सर, मतलब अगर आप इंडिया में 250 तक की इनकम कमाते हैं तो इंडिया की नजर में आप गरीब हैं। इंडिया आपको गरीब मानेगा और आपसे क्या नहीं चार्ज करेगा? कोई टैक्स चार्ज नहीं करेगा। देखिए बच्चों, इनकम टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब क्या हो गया? आप जितने ज्यादा अमीर होंगे आपको उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। मतलब अगर आपने 250 तक इनकम कमाई है तो गवर्नमेंट की नजर में आप गरीब आदमी हैं, गवर्नमेंट आपसे टैक्स ही नहीं लेगी कि चलो ठीक है मौज करो। पर जो जीएसटी है वो रग्रेसिव नेचर का है। रग्रेसिव नेचर का मतलब क्या हो गया कि सर आप चाहे अमीर हो, चाहे आप गरीब हो या बहुत अमीर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस प्रोडक्ट पर जितना टैक्स रेट लग गया है उस पर उतना ही चार्ज किया जाएगा। आपने चिप्स का पैकेट परचेज किया, मान लो एक चिप्स के पैकेट पर 2 रुपए का टैक्स है, तो चाहे वो आप परचेज करे, चाहे एक भिखारी परचेज करे, चाहे एक अमीर आदमी मुकेश अंबानी परचेज करे, सबको 2 रुपए का ही टैक्स देना है। पर ऐसा नहीं है किसके अंदर? इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में आप जितने ज्यादा अमीर होते चले जाएंगे आपका टैक्स रेट कितना हो जाएगा? उतना ही ज्यादा हो जाएगा। जितना आप गरीब हैं या जितना आपने कम कमाया है उतना ही टैक्स आपको कम लगना। दिख रहा है आपको सामने साफ साफ कि अगर आपकी इनकम कितनी है?
250 तक है तो आपको कोई टैक्स देना ही नहीं है। पर यदि आपकी इनकम 250 से एक्सीड करती है, मतलब मोर देन 2,50,000, मोर देन, समझ रहे हैं, इसका मतलब होता है मोर देन 250 से एक्सीड कर जाए और कहां तक पहुंच जाए, 5 लाख तक, तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 लाख रुपए कमाए, मुझे बताइए क्या 3 लाख 250 से ज्यादा होता है क्या बेटा? 2-2.5 लाख 3 लाख से कम होता है। अभी पीछे वालों समझ में आ रहा है क्या? 2.5 लाख और 3 लाख, 3 बड़ा होता है 2.5 से, पता है ना इतना तो अब क्या हो गया, ज्यादा हो गया, 250 से 3 ज्यादा हो गया, तो 250 पे तो टैक्स लगेगा नहीं, गवर्नमेंट खुद कह रही है एग्जाम्पशन है ये। तो बताओ बैलेंस कितना बच गया है, 50,000। तो इस 50,000 पे कितना टैक्स लगेगा, 5% के हिसाब से 2,500 रुपए का आपको टैक्स देना पड़ेगा। है क्या बात समझ में? पहले 250 पे टैक्स नहीं लगेगा और उसके अगले 250 पे। सर अगला 250 क्यों बोल रहे हो? क्योंकि 5 लाख तक पहुंचने के लिए अगला 250 ही तो आएगा। मान लो आपने 4 लाख रुपए कमाया, तो 4 लाख कमाया तो पहले 250 पे टैक्स नहीं आएगा, अगला कितना आएगा, 1,50,000, उसका 5% कितना हो गया, 7,500 रुपए, इतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। बताओ भाई बात समझ में आ रही है आपको ये? तो पहले 5 लाख पर टैक्स जो अगर हम बात करें तो पहले 5 लाख में 250 पे तो टैक्स आएगा नहीं, अगले 250 पर कितना रहेगा टैक्स आपका, 5%। पर यदि आप और अमीर हो गए और आपने 5 लाख से भी ज्यादा कमाया और कहां तक पहुंच गया, आप 10 लाख तक पहुंच गए, तो आपका जो टैक्स रेट होगा वो हो जाएगा 20%। 20% टैक्स आपको देना पड़ेगा। मतलब सर मतलब हो गया, जैसे मान लो आपने 8 लाख रुपया कमाया है, तो 8 लाख क्या हो गया, 10 लाख के अंदर और 5 लाख से ज्यादा है बेटा। 8 5 से बड़ा होता है और 10 से कम होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस 8 में पहले 250 पे, ये वाला पहला 250 उस पे टैक्स नहीं लगेगा। इस 8 के अंदर अगले 250 पर, कौन सा अगला 250 है, ये 250 ही तो है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कितना हो, 250 हुआ, इस पर कितना लगेगा, 5%। अब बताओ बैलेंस कितना बच गया है, 3 लाख, तो 3 लाख पर कितना आएगा आपका, 20%, जो कितना हो जाएगा, 60,000। आ रही बात समझ में? तो 12,500 तो हो गया इसका, और ये हो गया 60,000, तो कितना हो गया, 72,500। अगर आप हमारे देश में 8 लाख की इनकम कमाते हैं तो आपका टैक्स रेट कितना हो जाएगा, 72,500। बोलो भाई समझ में आ रही है क्या बात? नहीं आ रही तो रोक के पूछ लेना, शर्माने वाली बात नहीं है। बहुत इनकम टैक्स थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलेगा आगे जाके, कहीं पर भी ऐसे दिक्कत आएगी तो दिक्कत आगे दिक्कत कर जाएगा। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से एक्सीड कर जाए और मोर, 10 से जितने भी ज्यादा है उस पर कितना लगेगा, 30% टैक्स लग जाएगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम बनाते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। बनाओ बच्चों एक छोटा सा एग्जाम्पल। एक मिस्टर पी है, मिस्टर पी का मतलब क्या हो गया, इंडिविजुअल है, क्योंकि इंडिविजुअल के आगे मिस्टर लगता है बच्चों। इनकी जो टोटल इनकम है, केस 1 के अंदर, इनकी टोटल इनकम केस 1 में है आपकी 6 लाख रुपए की, केस 2 में है इसकी टोटल इनकम कितने की, 13 लाख रुपए की, और केस 3 में इनकी टोटल इनकम जो आपकी है वो है बच्चों 14,85,730 रुपया। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है टैक्स पेबल। टैक्स पेबल आपको बताना है, वन बाय वन देखेंगे, पहले करेंगे कोई भी नहीं, पहले आप देखिए मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं, क्योंकि ये बेस है, यहीं से शुरुआत कर रहे हैं अपन।
जितने भी इनकम कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, हर इनकम के अंदर टैक्स निकालना मैं आपको बताऊंगा बार बार, तो बार बार ना बता के यहाँ पर अच्छी तरह समझ लीजिए एक बार, ताकि आपको कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से कर पाए। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। समझिए क्या लिखना चाहता हूं। मुझे बताइए बच्चों, आपकी टोटल इनकम केस 1 में कितनी है? केस 1 में इनकम आपकी 6 लाख रुपए की, ठीक है ना? ये आपकी इनकम है, टोटल इनकम बोल दीजिए या इनकम बोल दीजिए। अब मुझे बताओ 6 लाख आपका 10 लाख से कम और 5 लाख से ज्यादा है, मतलब आप इस स्लैब में हो, इसमें नहीं हो और इसमें भी हो, ठीक है? तो इस केस में किस तरह से टैक्स निकलेगा? बहुत ही आसान लैंग्वेज में बोलूं तो पहला जो फर्स्ट 2,50,000 होगा उस पे टैक्स रेट क्या रहेगा आपका? 0%, मतलब जीरो टैक्स। और जो नेक्स्ट सेकंड वाला जो 250 रहेगा, सर सेकंड वाला 250 मतलब 2,50,000 से 5 लाख के बीच में कितना होता है? 250 तो होता है। इस पे टैक्स कितना लगेगा? कितना हो गया? 12,500। अगर आप देखें तो मैंने कितना टैक्स बना दिया है? 5 लाख की इनकम पे टैक्स बना दिया। पहले 2.5 लाख पे टैक्स है नहीं, अगले 2.5 लाख पर कितना है? 5%। अब बताओ बैलेंस कितना बच गया है? 1 लाख बच गया बैलेंस आपका। इस पर कितना टैक्स लगेगा? 20%, जो कितना आ जाएगा? 20,000। तो बताओ टैक्स पेबल कितना आ गया आपका? 32,500। अब गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों? इस टैक्स पेबल में एक एजुकेशन ऑब्लिक हेल्थ सेस ऐड करती है। सर ये एजुकेशन या हेल्थ सेस क्या है? जो भी आपका टैक्स पेबल आएगा, चाहे आप कोई भी हो, इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, फर्म हो, कोई भी हो, आप उस पर आपको 4% एक्स्ट्रा टैक्स और देना पड़ेगा। मतलब ये जो टैक्स पेबल होगा ना, इसी पर क्या लगेगा? सेस लग जाएगा। कितना परसेंट? 4%। बताओ कितना हो गया? 1,300 रुपए। तो अब आपका क्या हो जाएगा? ये टोटल टैक्स पेबल 33,800 जाएगा आपका टैक्स पेबल। कल से आप सब बच्चे कैलकुलेटर अपना साथ लेके आएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो परचेज कर लीजिए। 100 रुपया लगता है कैलकुलेटर का, कोई ज्यादा रुपए नहीं लगते, ठीक है ना? तो आप कल से सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए सामने, है ना? ऐसे नहीं कोई बैग में पड़ा हुआ, बिल्कुल सामने होना चाहिए। कैलकुलेट खुद करेंगे, अभी नहीं, अब तो होगी क्लास। कल की बात बता रहा हूँ, नहीं लेके आए तो लेके आना कल, ठीक है ना? पूरी अच्छी तरह बैठिए क्लास के अंदर, प्रॉपर तरीके से बैठिए। आपका डेमो चल रहा होगा, मेरा कोई डेमो नहीं चल रहा। मैं तो मेरे क्लास स्टार्ट कर चुका हूँ। मुझे बोला गया था, बैच मेरा चल चुका था, पर बोला गया कि बाद में कुछ बच्चे नए एंट्री कर रहे हैं तो मुझे वापस रिपीट करना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें मैं इन बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, इनको सब आता है ये। तो आपका डेमो चल रहा होगा 10 दिन 15 दिन, जब आपका मन करे फीस देना है दीजिए, मत देना है मत दीजिए, यहाँ पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना मत पढ़िए, आपकी मर्जी है बेटा, ठीक है? पर मेरी तरफ से क्लास स्टार्ट हो गया है। और क्योंकि मेरा कोर्स छोटा नहीं है, मैंने दिखाया था कल आपको, 600 पेज की किताब है, एक दिन में खत्म नहीं होने वाली। तो मुझे उसके लिए बहुत बहुत बड़ा इनकम टैक्स पढ़ाना है। तो इसलिए मैं बार बार ऐसे नहीं करूंगा। जो मेरी स्पीड आज है वही स्पीड मेरी लास्ट क्लास में रहेगी। ना मैं इसको तेज करूंगा ना इसको धीरे करूंगा, इसी स्पीड से हम चलते रहेंगे, ठीक है? तो क्या आएगा आपका टैक्स पेबल। आगे की जो कहानी है बच्चों, आगे का मतलब 13 लाख और 14,85,730 पर हम टैक्स कल बनाएंगे। पर तब तक आप इसे कॉपी कीजिए अच्छी तरह, और अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, ठीक है? बाय बच्चों।